हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कूली। फ्रेंड्स, मुझे बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने कहा था कि इकोनॉमिक्स उनको बहुत ड्राई सा सब जो है सेक्शन लगता है पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में। तो इकोनॉमिक्स पे मैं ये वीडियो लेके आया हूँ इकोनॉमिक्स सेक्शन पे। और आज के इस वीडियो में हम बेसिक जो इंट्रोडक्शन है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वो हम पढ़ेंगे। और डिमांड जो है, डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, वो सब कवर करेंगे आज। डिमांड कर्व्स में शिफ्ट कौन सी आती हैं और टाइप्स ऑफ गुड्स क्या क्या हैं वो सब कवर करेंगे। तो आप वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बोल दूं कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए और जो वो बेल का आइकन आता है उसको दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपको वीडियो देखने के बाद कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा जब भी वो देखूंगा। और वीडियो देखने के बाद वीडियो को अगर पसंद आपको आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो बिना कोई वक्त ज़ाया किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स सेक्शन हम कवर करते हैं, सिलेबस के हिसाब से चलेंगे। तो देखिए इकोनॉमिक्स की ये जो टर्म है इकोनॉमिक्स, ये कहाँ से आई है? ये एक ग्रीक टर्म थी, ग्रीक वर्ड था। ठीक है, ओइकोनोमस, ठीक है, उससे बना है इकोनॉमिक्स। ये ओइकोनोमस में ओइको क्या होता है? इसका मतलब होता है हाउस होल्ड यानी घर, और नोमोज का मतलब होता है नॉर्म्स यानी कस्टम या कोई लॉ। तो ये बन जाएगा रूल्स लॉज या कस्टम्स ऑफ हाउस होल्ड। ठीक है, मतलब घर का अगर आपको कारोबार चलाना है तो क्या क्या उसके रूल्स रहते हैं उस सबको इकोनॉमिक कहते हैं। ठीक है, या ये तो मतलब उस वक्त ही होस्ट होल्ड, आप ये होस्ट होल्ड की जगह आप कंपनी भी मान सकते हो, एक कंट्री भी मान सकते हो, एक पूरी इकोनॉमी भी मान सकते हो कि पूरी ओवरऑल कंट्री की इकोनॉमी को जो है रन करने के लिए क्या क्या रूल्स होंगे, क्या क्या प्रोसेसेस होंगे, उस सब को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, और इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। ठीक है, ये एक मतलब जो फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह जो है वैसी साइंस नहीं है, ये सोशल साइंस है। यानी कि इसमें जो है हम मैटर को स्टडी नहीं करते हैं। ठीक है, मैटर तो जो सोच नहीं सकता तो मैटर प्रॉपर रूल फॉलो करता है। ठीक है, जैसे पानी को अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना है तो वो होगा। ऐसा नहीं है कि पानी का आज मूड खराब हो गया और वो बॉयल नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें एक बार हमने फिजिक्स में स्टडी केमिस्ट्री में स्टडी कर लिया कि 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है तो वो होता रहेगा। ठीक है, बट क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है उसमें हम स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को। ठीक है, सोसाइटी को स्टडी करते हैं तो ह्यूमन तो भाई मूड, उसका मूड पे डिपेंड करता है, उसके टेस्ट पे डिपेंड करता है। तो हो सकता है जो मतलब इकोनॉमिक्स के प्रोसेस हम स्टडी करते हैं वो हम साइंटिफिक जरूर स्टडी करते हैं, मतलब हम साइंस की जो रीजनिंग है, जो रेशनैलिटी है वो दिमाग में रख के जरूर पढ़ते हैं। बट जरूरी नहीं है कि वो हमेशा मतलब परफेक्ट साबित हो। ठीक है, तो क्योंकि ह्यूमन जो है उसका माइंड, उसके टेस्ट वगैरह ये सब चेंज होते रहते हैं। ठीक है, जैसे मतलब जैसे अगर हम बोल दें कि जब भी प्राइस बढ़ेगी तो लोगों की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। तो जरूरी नहीं है कोई कुछ किसी का मूड हो भाई प्राइस महंगी है तब भी चीज खरीद लूंगा, वो भी हम आगे पढ़ेंगे एक्सेप्शन कैसे आती है। ठीक है, तो ये बेसिक सोशल साइंस है, ये याद रखना आपने। अब देखिए, तो इसको थोड़ा और इलेबोरेट करें तो इकोनॉमी में हम स्टडी क्या करते हैं इकोनॉमिक्स में? इसमें हम स्टडी करते हैं उन प्रोसेसेस को। ठीक है, ऐसे प्रोसेस जो गवर्न करते हैं, मतलब वो रूल्स, वो लॉज, वो रेगुलेशंस, ठीक है, वो स्टडी करेंगे जिनके ऊपर प्रोडक्शन डिपेंड करती है किसी चीज की, या डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, किसी गुड या सर्विस की प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी कंजप्शन किस चीज पे, किस डिपेंड करती है, किस चीज पे, वो कौन से प्रोसेस पे, कौन से रूल पे डिपेंड करती है, वो सब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, कोई गुड्स हो या कोई सर्विस हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि रॉ मटेरियल पे डिपेंड करता है प्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि अगर इंडिया में फर्ज कर लीजिए कि इंडिया में क्रूड ऑयल उतना ज्यादा नहीं है, हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर इंडिया में किसी को कोई इंडस्ट्री रन करनी है, ठीक है, तो उसके लिए मतलब क्रूड ऑयल बाहर से लाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब ये फेवरेबल लोकेशन नहीं है कि यहाँ पे क्रूड ऑयल बेस्ड कोई इंडस्ट्री जो है यहाँ पे चलाई जाए। ठीक है, ऐसे ही मतलब जैसे लद्दाख में आप देख लीजिए, वहाँ पे मतलब राइस की कल्टीवेशन बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल वहाँ पे साइल होना जरूरी है, राइस के लिए इरिगेशन होना जरूरी है।
तो वो चीज़ें नहीं हो पाती, तो मतलब ये रॉ मटेरियल पे डिपेंड करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है प्रोडक्शन किसी चीज़ की। तो ऐसे ही कंजप्शन भी कुछ चीज़ों पे डिपेंड करती है कि प्राइस कितनी है, प्राइस बढ़ेगी तो आप कंजम्पशन कम कर दोगे, प्राइस कम होगी कंजम्पशन ज़्यादा कर दोगे, या आपकी इनकम कितनी है। तो मतलब ये प्रोसेसेस, वो फैक्टर्स क्या हैं, प्रोसेसेस आप मान लीजिए फैक्टर्स या रूल्स वगैरह, वो फैक्टर या वो रूल्स जिनके बेसिस पे प्रोडक्शन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है या कंजप्शन होती है गुड और सर्विसेज की, वो हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है, देखिए इनिशियली जो शुरू-शुरू में इकोनॉमिक्स जो थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वेल्थ के रिलेटेड थी, मतलब किसी चीज़ की प्रोडक्शन और कंज़म्पशन के रिलेटेड ही इकोनॉमिक्स स्टडी करती थी। बट जो-जो टाइम गुज़रता गया, तो ये देखा गया कि भाई जब हम प्रोडक्शन और कंज़म्पशन ही स्टडी करते रहेंगे, तो हम उन्हीं लोगों को स्टडी कर रहे हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो कुछ चीज़ें मतलब कंज़्यूम कर रहे हैं, ठीक है? तो इसमें कुछ लोग जो वल्नरेबल सेक्शन थी वो रह जाती थी, ठीक है? वल्नरेबल सेक्शंस की स्टडी नहीं होती थी, जैसे कोई सीनियर सिटीजन है, तो अब तो वो वर्कर नहीं है, वो वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है? तो उसके रिलेटेड क्या होना चाहिए, ठीक है? बच्चे हैं वो वर्क नहीं कर रहे, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में मतलब शामिल नहीं है, तो उनके रिलेटेड स्टडी, या फिजिकली डिसेबल्ड बंदे हैं या औरतें जो आजकल तो मतलब ये वर्क लेबर फोर्स में आ रही हैं, बट अभी भी कम है, पहले तो बिल्कुल नहीं थी। तो इन लोगों को मतलब इन लोगों की भी स्टडी होनी चाहिए, इनके बिहेवियर को भी स्टडी करना चाहिए, इकोनॉमी में इनका क्या रोल रहता है, ठीक है? तो इस इकोनॉमिक्स को हम क्या बोलेंगे, ये इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच है जिसको हम बोलेंगे वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ठीक है? तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स कौन सी ब्रांच है? ये वो इकोनॉमिक्स है जो डिटरमाइन करेगी कि मतलब चिल्ड्रन के बिहेवियर का, या ये सीनियर सिटीजन मतलब वल्नरेबल सेक्शन के रिलेटेड स्टडी करती है, और गवर्नमेंट को रिकमेंड करती है कि इनके रिलेटेड भी कुछ स्कीम्स बनाई जाएं। तो उस इकोनॉमिक्स को बोला जाता है वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ठीक है? ये बेसिक कुछ था, और भी हैं इसकी ब्रांचेस बहुत सारी हैं, बट हमने वो उतना हमारे सिलेबस में नहीं है, वो हम मतलब जो भी जब क्विज वगैरह होंगे टेलीग्राम पे, तो उसमें वो थोड़ी-थोड़ी ब्रांचेस कवर कर लेंगे। अभी हम मेन टॉपिक पे आते हैं, ठीक है? तो देखिए मेन मेन अगर ब्रांचेस की बात की जाए तो दो बड़ी ब्रांचेस हैं, ठीक है? एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक आ गया मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है? अब ये क्या होती है थोड़ी समझ लेते हैं, ठीक है? माइक्रो मतलब स्मॉल, ठीक है? तो इस माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम छोटी-छोटी चीज़ें स्टडी करेंगे, इंडिविजुअल चीज़ें, ठीक है? मतलब कोई एक चीज़ लेंगे, ठीक है? इंडिविजुअल थिंग्स। जैसे मान लीजिए किसी एक कंपनी को, फर्म को स्टडी करना, ठीक है? किसी एक कंज्यूमर मतलब कंज्यूमर की बात करेंगे कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा रहता है। जैसे हमने बोला कि हम इसमें लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे कि प्राइस बढ़ती है तो कंज्यूमर क्या होगा, कंज्यूमर कंजम्पशन अपनी कम कर देगा, ठीक है? प्राइस कम होगी, कंजम्पशन ज्यादा कर देगा। ये बेसिकली क्या हम स्टडी कर रहे हैं, ये कहाँ से हमें पता चला, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, मतलब डिमांड स्टडी करना, प्राइस स्टडी करना किसी गुड की, ठीक है? इसी तरीके से एक वर्कर का बिहेवियर स्टडी करना, एक सिंगल मार्केट यानी इंडिविजुअल मार्केट को स्टडी करना, सिर्फ एक के उसमें प्राइस और डिमांड का क्या रहता है, ठीक है? इंडिविजुअल गुड, एक गुड की बात करना, ठीक है? वो भी हम आगे बात करेंगे, मतलब गुड्स की स्टडी और सर्विस की स्टडी हम किस में करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम कलेक्टिव बातें करते हैं, मतलब मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, बड़े लेवल पे जब स्टडी होती है तो उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है? जैसे ओवरऑल इकोनॉमिक, इसमें हमारा जो मतलब हमारा स्टडी का जो एरिया होता है वो ओवरऑल इकोनॉमी होता है, ठीक है? जैसे इसमें आ गया इन्फ्लेशन, एक प्राइस की, एक गुड की अगर प्राइस हम स्टडी करते थे तो वो था माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है? लेकिन अगर हम इन्फ्लेशन मतलब ओवरऑल जो इकोनॉमी में देखें कि जनरल मतलब बहुत सारी गुड्स की, मैक्सिमम नंबर ऑफ गुड्स की प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो हम देखते हैं कि महंगाई, इन्फ्लेशन हमने खुद भी पढ़ा था, मतलब इससे पहले हम टेलीग्राम पे कवर कर चुके हैं क्विज में कि इन्फ्लेशन क्या होता है, जब जनरल प्राइस राइज हो मोस्ट ऑफ द गुड्स ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है? एक गुड की प्राइस अगर बढ़ जाए तो उसको महंगाई नहीं बोलते, इन्फ्लेशन नहीं बोलते। तो इसमें बहुत सारी गुड्स आ गई, तो ये आ गया मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट। इसी तरीके से जीडीपी, जिसमें पूरी डोमेस्टिक कंट्री में ना जितना भी ग्रोथ होती है, हर एक गुड्स और सर्विस लेते हैं, तो ये भी जीडीपी। एम्प्लॉयमेंट, जब एक वर्कर की बात करो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जब ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट की बात करो तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसी तरीके से पॉवर्टी भी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब एक कंट्री की बात करो तो माइक्रो में, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ, बहुत सारी कंट्रियां आपस में ट्रेड करती हैं, ठीक है? तो ये आ गया मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक जनरल ओवरव्यू। यहाँ से क्वेश्चन
नहीं बनेंगे आपके लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आने मुश्किल है। ये आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि माइक्रो में हम क्या स्टडी करते हैं और मैक्रो में हम क्या स्टडी करते हैं। बेसिकली आज की इस वीडियो में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है और उसमें हम आज पढ़ेंगे डिमांड को, ठीक है। तो आज हम डिमांड पढ़ेंगे, फुल डिटेल में पढ़ेंगे, आप वीडियो पूरी देखना। आपको ऐसी-ऐसी चीज़ें मैं बताऊँगा जो आपको कहीं भी यूट्यूब में कहीं भी नहीं मिलेंगी। मतलब बिल्कुल डिटेल में कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको आ जाएगी। इवन अगर आपने इकोनॉमिक्स में पीजी भी किया है तो आपको तब भी कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, आपको समझ में आएँगी, तो इसलिए वीडियो पूरी देखिएगा। तो स्टडी करते हैं आज का हमारा मेन टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में आज हमने सबसे पहले गुड्स को पढ़नी है, कुछ गुड्स जिन पे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन आपको यहाँ से बहुत ज्यादा आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ गुड्स पढ़नी है कि कितने किस्म की गुड्स होती हैं, ठीक है। अब ये मैंने एक टेबल बनाया तो इसके बेसिस पे हम स्टडी करेंगे। इन गुड्स को हम किस बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे, क्राइटेरिया क्या रहेगा हमारा। पहले तो हम ये देखेंगे कि ये गुड फ्री होती है या पेड होती है। मतलब इसके लिए आपको इस गुड को खरीदने के लिए ये फ्रीली आपको मिलेगी या आपको पे करना पड़ेगा, डायरेक्ट पे करना पड़ेगा। एक्सक्लूडेबल, मतलब एक्सक्लूडेबल का मतलब होता है कि मतलब आप कोई इसमें सब सिटीजन के लिए ये अवेलेबल है या कुछ सिटीजन जो है इस गुड को नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है। अगर सबके लिए अवेलेबल होगा तो इसका मतलब वो नॉन एक्सक्लूडेबल है। और अगर किसी एक कुछ सेक्शंस को हम बोलते हैं कि उनके लिए गुड अवेलेबल नहीं है, वो खरीद नहीं सकते, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक्सक्लूडेबल हो जाएगा। राइवलरी इन कंजम्पशन क्या होती है, उसके बेस पे हम क्लासिफाई करेंगे। राइवलरी क्या होती है, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसी चीज है जिसको, ऐसी गुड है जिसको अगर एक बंदा ले ले, ठीक है, तो दूसरे के लिए वो कम हो जाए, तो उसको बोलते हैं राइवलरी इन कंजम्पशन, ठीक है। तो वो हम आगे क्या है वो हम स्टडी करेंगे, ठीक है। आगे कैसे एक बंदा जब ले लेता है तो दूसरे के लिए वो गुड कम रह जाती है, तो उसको बोलेंगे हम राइवलरी, ठीक है। उसके बेस पे हम क्लासिफाई करेंगे। अभी गुड्स पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा, और फिर हमने एग्जांपल्स बताई हैं क्या क्या। तो सबसे पहले है फ्री गुड। फ्री गुड क्या होती हैं, पहली बात तो उनको क्या पे करना पड़ता है, नहीं, वो फ्री रहती हैं। एक्सक्लूडेबल, क्या इसमें किसी सेक्शन को एक्सक्लूड कर सकते हैं, नहीं, ठीक है, नहीं एक्सक्लूड कर सकते। और राइवलरी रहती है, क्या मतलब एक बंदा ले ले या कुछ 10 बंदे उस चीज को खरीद लें तो क्या बाकियों के लिए कम हो जाएगी, नहीं, ठीक है। तो फ्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर फ्री, नॉन एक्सक्लूडेबल एंड वेयर देयर इज नो राइवलरी इन कंजम्पशन। एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगी। एयर, जैसे हवा है, हवा भी एक गुड है, ठीक है, ये नेचर, मतलब इसको स्टेट तो नहीं प्रोड्यूस करती, इसको नेचर प्रोड्यूस करता है। तो इसमें क्या है, देखिए फ्रीली अवेलेबल है आपको, सबको फ्रीली अवेलेबल है। ऐसा तो नहीं है कि भाई नहीं, जो गरीब लोग हैं वो उनको हवा नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ठीक है, ऐसा तो नहीं है, सबको अवेलेबल है, तो नॉन एक्सक्लूडेबल। राइवलरी है क्या इसमें, मतलब जैसे अगर मैंने हवा ले ली, मैंने सांस ले ली, तो क्या आपको कम हवा मिलेगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए आप बिल्कुल बेसिक अगर फिजिक्स पे जाने लग जाओगे तब तो वैसे निकल आती हैं चीजें, तो वो हमने एकदम डीप में नहीं जाना है। हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करना है, माइक्रो एनालिसिस नहीं करनी है, ठीक है। तो उस अब ये भी ध्यान में रखिए कि जब ये इकोनॉमिक्स, जब ये चीजें क्लासीफाई की करी, तो इकोनॉमिक्स बहुत पुराना डिसिप्लिन है, तो तब इतनी रिसर्च भी नहीं हुई थी, तो हमने इस इकोनॉमिक्स के हिसाब से ही चलना है, ठीक है। तो हमने ये मानना है कि भाई ठीक है, हवा जो है, ठीक है, एयर जो है, वो जब 10 लोग अगर ले भी लें, 1000 लोग ले भी लें, तो बाकियों के लिए कम नहीं हो जाएगी, उनके लिए भी अवेलेबल रहेगी। तो इसका मतलब कोई राइवलरी इन कंजम्पशन नहीं है, ठीक है। फिर आ गई कॉमन गुड्स, ठीक है। कॉमन गुड्स क्या होती हैं, ये भी फ्री रहती हैं। जैसे एग्जांपल आ गई ग्रेजिंग लैंड, ठीक है, जैसे जहां पे मतलब लोग अपने मवेशियों को चराते हैं, कैटल को चराते हैं, ठीक है, या फिशिंग जैसे होगी। आप एग्जांपल को ध्यान में रख के चीजें आपको समझ आ जाएंगी। तो देखिए कोई भी समुद्रों में जाके फिश कर सकता है, ठीक है, बस एक लाइसेंस बनाना, फिर कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो ये फ्रीली अवेलेबल है, आपको पैसे तो नहीं, अगर आप फिशिंग करते हो तो आपको पैसे नहीं देने पड़ते, ठीक है। ग्रेजिंग लैंड, आप ग्रेज करवाते हो, कॉमन ग्रेजिंग लैंड है, ठीक है। ग्रास लैंड है, जैसे लोग मीडोज में, डोक्स वगैरह में जाते हैं हमारे जेएनके में, तो वो सब वहां पे ग्रेज करते हैं उस अपने जानवरों को, और किसी को कोई पे नहीं करना पड़ता, तो मतलब ये फ्री है, ठीक है। क्या ये एक्सक्लूडेबल है, नो, क्योंकि सारे सबके लिए अवेलेबल है, कोई भी कर सकता है, तो एक्सक्लूडेबल नहीं है, ठीक है। और क्या इसमें राइवलरी है, राइवलरी इन कंजम्पशन, ठीक है। तो यहाँ पे राइवलरी इन कंजम्पशन है, ठीक है। कैसे है,
देखिए अगर मैं जाता हूँ, मैं पहले चला गया समुद्र में और मैंने और मेरे साथ मेरी पूरी लेबर चली गई, 100 बंदा चला गया और हमने जाके फिशिंग कर ली, तो आपको पता है कि वहां पे फिश कम हो जाएंगी, तो उसके बाद जो बंदे जाएंगे उनके लिए फिश कम होती जाएंगी। तो राइवलरी यहाँ पे है। ग्रेजिंग लैंड, अगर एक बंदा अपने मतलब आपको पता है कि अगर ग्रेजिंग लैंड है, कॉमन ग्रेजिंग लैंड, वहां पे सब चरा सकते हैं, तो इसका मतलब जो लोग जल्दी चले गए डॉग्स में, उन्होंने पहले ही अगर घास चरा लिया, तो बाकी वाले लोग जब जाएंगे तो वो घास तो पहले ही मतलब जानवर खा चुके होंगे, तो उनके लिए कम बच जाएगा। तो मतलब राइवलरी यहाँ पे है, यहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट है, ठीक है। पब्लिक गुड्स, अब देखिए ये दो टाइप की जो गुड्स है ये नेचर प्रोड्यूस करता है। पब्लिक गुड्स जो गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं, ठीक है, और सबके लिए अवेलेबल होती हैं, तो इस ये फ्रीली होती हैं। जैसे गवर्नमेंट हमें क्या करती है, डिफेंस, हम सबको डिफेंड करती है गवर्नमेंट, सबको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो पूरी इंडिया के जितने भी सिटीजन है सबको प्रोटेक्ट करेगी गवर्नमेंट, तो मतलब ये फ्रीली डिफेंस सबको फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। इसके गवर्नमेंट डायरेक्ट चार्जेस नहीं लेती, टैक्स की बात नहीं हमने करनी, हमने डायरेक्ट डायरेक्ट हमें पे नहीं करना पड़ता, ठीक है। पब्लिक पार्क, अगर कोई पब्लिक पार्क है तो वो भी सबके लिए अवेलेबल है और फ्रीली अवेलेबल है। रोड है तो रोड पे चलने के आपको डायरेक्ट पैसे नहीं देने पड़ते, ठीक है। हाँ इनडायरेक्ट होता है, बट हम यहाँ पे डायरेक्ट की बात करेंगे। रेलवे है, ठीक है, मतलब रेल लाइंस वगैरह, ठीक है। तो उसमें क्या है कि उस रेलवे, देखिए रेल पे बैठने का नहीं मैं बोल रहा हूँ, मतलब रोड पे कोई भी जाके आपके पास कार है, आप रोड पे चलाओ, ठीक है। आपके पास रेल है अपनी, वैसे ये रेलवे तो यहाँ पे जचेगी नहीं एग्जाम्पल, बट अगर ऐसा हो जाए फाइन, आगे जाके प्राइवेट हो जाए रेलवे, तो आप अपनी रेल चलवा सकते हो, ठीक है। तो मतलब ये चीजें यहाँ पे, अभी आप रेलवे को मत मानिएगा, ठीक है। तो ये चीजें क्या है, पब्लिक गुड, ये फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। क्या ये एक्सक्लूडेबल है? नहीं, कोई इनमें एक्सक्लूड नहीं है और कोई इनमें राइवलरी नहीं है, ठीक है। एक सेकेंड, इनमें कोई राइवलरी नहीं है, यानी कि अगर एक बंदे को डिफेंस प्रोटेक्शन मिल गई तो ऐसी नहीं है कि बाकियों के लिए कम हो जाएगी। एक बंदा पब्लिक पार्क में चला गया तो ऐसा नहीं है कि दूसरा नहीं जा सकता, ठीक है। हाँ आप बोलोगे कि भाई 1000 बंदे चले गए तो कंजेशन हो जाएगी, वो सब हमने माइक्रो एनालिसिस नहीं करनी है, हमने सिंपली माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है। फिर उसके बाद प्राइवेट गुड आ गई। प्राइवेट गुड या इसको इकोनॉमिक गुड भी बोलते हैं। ये वो गुड है, ठीक है, ये वो टाइप की गुड होती है जिसको कोई प्राइवेट कंपनी बनाती है। तो क्या ये फ्रीली अवेलेबल होगी? नहीं, ठीक है। जैसे आप कोई प्राइवेट शूज खरीदते हो तो क्या वो फ्रीली अवेलेबल होते हैं? नहीं, पैसे देने पड़ते हैं, तो ये फ्रीली अवेलेबल नहीं है, ठीक है। एक्सक्लूडेबल, हाँ, अगर आप गरीब लोग हो तो आप एक्सक्लूड हो जाओगे, आपको नहीं मिल पाएगी, ठीक है। और राइवलरी है इनमें, ठीक है। प्राइवेट गुड्स में राइवलरी होती है, जैसे कार्स हैं, अगर बहुत ज्यादा लोग कार खरीदने लग जाएंगे तो कंपनी के पास कार कम हो जाएंगी, ठीक है। तो अब इनको इसलिए राइवलरी है, ठीक है। अब आगे देखिए, इनमें फर्दर इनको क्लासीफाई करें तो मेरिट गुड होती हैं जिनका फायदा होता है, जैसे कार होगी, साइकिल होगी, ठीक है, इनका फायदा होता तो मेरिट गुड। डीमेरिट गुड जैसे जिनका नुकसान होता है, जैसे शराब, ठीक है, ये भी प्राइवेट गुड है बट डीमेरिट। फिर कुछ इन्फीरियर होती हैं, ठीक है, और कुछ नॉर्मल गुड्स होती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आगे क्लब गुड्स। क्लब गुड्स कैसे होती हैं? जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह हो गया, इंटरनेट हो गया, पेड वीडियोस वगैरह, ये मैं अभी आपको समझाता हूँ, भी एग्जांपल ध्यान में रखिए, ठीक है। क्लब, या आप क्लब से भी ध्यान में रखिए, ठीक है। क्लब में क्या होता है, बेसिकली एक कोई डांसिंग क्लब है, तो आप क्या करोगे, डांसिंग क्लब में आपको पहले एक रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, पहले आपको खरीदना पड़ता है, ठीक है। प्राइवेट होता है ये, तो आपको मतलब पहले पैसे पे करने पड़ेंगे। एक बार आपने पैसे पे करके सब्सक्रिप्शन ले ली, ठीक है, फिर उस क्लब के अंदर आपको जाके चीजें फ्रीली अवेलेबल होंगी, वहां आप डांस करो, जो मर्जी सब डांस कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही इंटरनेट है, एक बार आपने डेटा जियो को पे कर लिया 4G का, तो उसके बाद आप जितना मर्जी 4G यूज करो, ठीक है। तो मतलब उसके बाद राइवलरी नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये देखिए, क्या ये फ्री होती है? नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन क्या फ्री होती है? नहीं, फ्री नहीं होती है, ठीक है, तो नो फ्री। एक्सक्लूडेबल, क्या एक्सक्लूड हो जाएंगे? तो हाँ, जो लोग पे नहीं करेंगे भाई वो एक्सक्लूड हो जाएंगे, सबको अवेलेबल तो नहीं है ना, तो इसलिए एक्सक्लूडेबल है। तो क्या राइवलरी है? राइवलरी इनमें नहीं है, ठीक है, तो ये याद रखना। क्लब गुड में राइवलरी नहीं है, क्यों? जैसे अगर मैंने 4G का करवा लिया इंटरनेट, तो मैं 4G डेटा चला रहा हूँ, तो उससे थोड़ी ना आप डेटा नहीं चला पाओगे, ठीक है। मैंने कोई कोई चैनल है यूट्यूब का, वो पेड वीडियोस देता है, तो मैंने वो वीडियोस खरीद ली हैं, तो अब मैं वो वीडियो देख रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं मैंने वो वीडियो देख ली तो आपको मतलब वो वीडियो कम हो जाएंगी, आप नहीं देख पाओगे। आप भी अपनी सब्सक्रिप्शन लेके आप भी देख सकते हो, ठीक है। तो मतलब एक्सक्लूडेबल तो है, पे करना पड़ेगा, ठीक है। बट ये क्या है, राइवलरी नहीं है, कम नहीं हो जाएंगी चीजें, एक बंदे के देखने से दूसरे के लिए चीज खत्म नहीं हो जाएगी, कम नहीं हो जाएगी, ठीक है। जितना मर्जी मैं भी पेड वीडियोस को देखता जाऊं, जितना मर्जी आप भी देखते जाओ, ठीक है।
तो ये गुड्स की बेसिक क्लासिफिकेशन आ गई। इसके आगे हम आगे भी पढ़ेंगे और गुड्स। आप वीडियो पूरी देखना, बहुत अच्छी चीजें आने वाली हैं, ठीक है। और देखिए ये इस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट तभी लाऊंगा अगर मुझे कमेंट सेक्शन में आप सब लोग बताओगे। अगर मुझे कम से कम 30 लोग कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि हाँ मैं वीडियो पसंद आई, हम आगे भी देखेंगे, तो मैं जरूर लेके आऊंगा आगे वीडियो, क्योंकि मेहनत बहुत लगी है। अभी आप आगे वीडियो में देखोगे कि मैंने क्या क्या चीजें कवर की हैं, वो कहीं और कोई कवर नहीं करेगा। तो फिर मैं तो जेके एसएसपी के लिए पढ़ भी नहीं रहा हूँ, आप में से जो लोग जानते हैं, तो फिर भी मैं अगर अपना टाइम लगाऊंगा और रिस्पांस अच्छा ना आए तो फिर वीडियो की सीरीज में कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। बट अगर मुझे लोग बोलेंगे, कम से कम 30 लोग कमेंट कर देते हैं, ठीक है, तो मैं जरूर बनाऊंगा। तो पहले आप ये वीडियो पक्का देखना, आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं। तो देखिए अब डिमांड को स्टडी करना, आप हमने क्या करना स्टडी, डिमांड को। तो पहले हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कि डिमांड क्या होती है किसी गुड की या किसी सर्विस की, कि आप कितना उसकी मार्केट में कितनी डिमांड है भाई, कितने लोग मांग रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज होती है। अब ये किस पे डिपेंड करती है किसी चीज की डिमांड, पहले होगी प्राइस पे, ठीक है। कोई चीज कितनी महंगी है उस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। यानी महंगी चीज होगी तो डिमांड कम हो जाएगी, और सस्ती चीज होगी तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। फिर इनकम पे डिपेंड करती है, बायर्स की इनकम पे, यानी जो खरीदने वाले हैं उनकी इनकम कितनी है, ठीक है। अगर लोगों की ओवरऑल कंट्री में इनकम ज्यादा हो जाएगी तो डिमांड कंट्री में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, किसी गुड की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। कंज्यूमर ट्रेंड्स पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, और टेस्ट पे भी, ठीक है। ये चीजें हम अभी आगे पढ़ेंगे, अभी आप याद रख लीजिए किस पे डिपेंड करता है, अभी आगे ज्यादा क्लियर होगा तो मैं आगे समझाता हूँ आपको। स्पेकुलेशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। मान लीजिए कि अभी जो है किसी चीज की प्राइस अभी तो कम है, लेकिन ऐसा लोग स्पेकुलेट करने लगे, उनको ऐसा लगता है कि आगे जाके ये प्राइस बहुत महंगी होने वाली है, ठीक है। मतलब आगे जाके ये चीज बहुत महंगी होने वाली है, तो वो अभी क्या करेंगे, अभी से ही उस चीज को ज्यादा खरीदने लग जाएंगे। या ऐसा कि अभी प्राइस बहुत ज्यादा है, लेकिन लोगों में ये स्पेकुलेट कर रहे हैं लोग कि आगे जाके चीजें क्या हो जाएंगी, और महंगी हो जाएंगी, ठीक है। अभी महंगी है बट आगे जाके और महंगी हो जाएंगी। तो अभी महंगी होने के बावजूद भी लोग क्या करने लग जाएंगे, खरीदने लग जाएंगे कि यार आगे तो और जाके नुकसान होगा तो अभी खरीद लेते हैं, ठीक है। तो स्पेकुलेशन पे भी डिपेंड कर सकता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स पे भी किसी चीज की प्राइस डिपेंड करती है। ये सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती हैं, जैसे फर्ज कर लीजिए कॉफी है और टी है, ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं, ठीक है। यानी अगर कॉफी की प्राइस बढ़ जाती है तो उससे क्या होगा, लोग कॉफी छोड़ के चाय पीने लग जाएंगे। तो मतलब सब्स्टिट्यूट गुड पे डिपेंड करती है। यानी कि जो चाय की प्राइस है, चाय की जो डिमांड है, ठीक है, कॉफी की प्राइस बढ़ी, उससे चाय की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि कॉफी तो महंगी होगी, लोग कॉफी छोड़ के चाय पे आ जाएंगे। तो यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। टी की सब्स्टिट्यूट क्या है, कॉफी, तो कॉफी की प्राइस अगर बढ़ेगी तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो सब्स्टिट्यूट से भी इम्पैक्ट पड़ता है किसी चीज की डिमांड पे। इसी तरीके से अगर बीफ महंगा हो जाए तो उससे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ जाएगा उसकी सब्स्टिट्यूट गुड क्या है, चिकन, चिकन पे, ठीक है। तो चिकन की सब्स्टिट्यूट गुड यानी बीफ अगर महंगा हो जाए तो चिकन की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। बीफ अगर सस्ता हो जाए तो चिकन की डिमांड कम हो जाएगी, लोग बीफ पे चले जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से कंप्लीमेंट गुड्स होते हैं तो उनका भी इम्पैक्ट पड़ता है। कंप्लीमेंट गुड्स क्या हो गए, जैसे पेट्रोल एंड कार, इसमें क्या होता है, यानी कि अगर पेट्रोल महंगा हो गया तो उससे कार पे इम्पैक्ट पड़ जाएगा, कार की डिमांड पे। पेट्रोल महंगा हो गया तो लोग कार खरीदना कम कर देंगे, ठीक है। पेट्रोल सस्ता हो गया तो हो सकता है लोग स्कूटर कार वगैरह खरीदना ज्यादा करते हैं, ठीक है। फिर ये इस पे भी डिमांड डिपेंड करती है कि खरीदने वाले कितने, अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी, ज्यादा लोग खरीदने वाले हैं तो वो ज्यादा खरीदेंगे, ठीक है। ये चीजें आपने याद रखनी, ये चीजें अभी आगे आपको और क्लियर होंगी, ठीक है। अब हमने मेन टॉपिक जो आ गया हमारा, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड से भी बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि किसी गुड की या सर्विस की जो डिमांड होती है, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसकी प्राइस के, ठीक है। तो क्या कहता है, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट द क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि कितनी क्वांटिटी किसी चीज की डिमांड की जा रही है, यानी डिमांड कितनी है, एंड द प्राइस ऑफ गुड, और उस गुड की जो प्राइस है या उस सर्विस की जो प्राइस है, दे आर इनवर्सली रिलेटेड। इनवर्सली रिलेटेड का मतलब क्या है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा, इसको बोलते हैं इनवर्सली रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, ठीक है। अगर एक बढ़ता और दूसरा भी बढ़ता तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। जैसे मैंने पेट्रोल और कार की बात बताई,
तो उनमें डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए वो कंप्लीमेंट गुड्स हैं। यानी पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी तो कार की प्राइस भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो वो कार की डिमांड जो है क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। अब देखिए बट ये लॉ कब चलेगा? देखिए इस लॉ में हम बेसिकली दो चीजें, एक तो डिमांड है और दूसरा प्राइस है। तो इसमें हम डायरेक्ट प्राइस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है डिमांड पे वो स्टडी करते हैं इस लॉ पे, ठीक है। तो इसमें बाकी चीज सारी हम मानेंगे कांस्टेंट। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि क्या क्या चीज कांस्टेंट रहती है। ये देखिए ये यहाँ पे हमने पढ़ा कितने पॉइंट, ये इसीलिए पढ़े कि डिमांड किस पे डिपेंड करती है, प्राइस, इनकम, कंज्यूमर। तो लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ पहली दो चीजों की बात करता है, डिमांड और प्राइस की। तो बाकी सब चीजों को हम कांस्टेंट मानेंगे। हम मानेंगे कि इनकम लोगों की जितनी अभी है उतनी रहे, लोगों का जो टेस्ट है उस चीज के लिए वो उतना ही रहे, स्पेकुलेशन लोग ना करें, सब्स्टिट्यूट गुड्स वुड्स का कोई इम्पैक्ट ना पड़े, कंप्लीमेंट्री गुड्स का कोई इम्पैक्ट ना पड़े, नंबर ऑफ बायर उतने ही रहे। तो फिर प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। ये सब बाकी चीजें हम कांस्टेंट मान लें, ये माने कि इन ये जितनी है उतनी ही रहेंगी, इनमें कोई चेंज नहीं आ रही है। तो फिर प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशन होगा, फिर प्राइस और डिमांड में क्या फर्क पड़ेगा, तो वो स्टडी करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि उसमें है कि अगर बाकी सब चीजें कांस्टेंट रहें, बाकी सारे फैक्टर्स ऑफ डिमांड कांस्टेंट रहें, तो जूं जूं किसी चीज की प्राइस बढ़ेगी डिमांड उसकी कम हो जाएगी, जूं जूं प्राइस कम होगी डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये मतलब इनवर्स रिलेशन है। तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस ऑफ ए गुड और सर्विस इज इनवर्सली रिलेटेड कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, ठीक है। अब इसको हम अच्छे से समझते हैं ग्राफ से, ठीक है। आज की इस वीडियो में आपको ग्राफ बहुत मिलने वाले हैं, उससे चीजें अच्छे से समझ आएंगी। ये मान लीजिए कोई गुड है हमारे पास, हम एग्जांपल ले लेते हैं, कोई मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल ले लेते हैं, मोबाइल एक गुड है। तो अब देखिए क्या है, जब देखिए जब प्राइस इसकी ये वन, आप इसको मान लीजिए 1000, जब एक मोबाइल 1000 का मिलता है तो उसकी डिमांड क्या है, डिमांड 500 है। मतलब आप क्या करोगे, एक कोई आपने कंपनी खोली हुई तो आप बोलोगे यार एक मोबाइल की डिमांड 1000 रुपए का है, तो चलिए हम 500 मोबाइल खरीद लेते हैं। तो आप क्वांटिटी उस वक्त ज्यादा होगी। अगर मोबाइल थोड़ा महंगा हो गया, 2000 का हो गया, तो फिर आप 400 ही खरीदोगे। मोबाइल अगर 3000 के हो गए तो आप फिर 300 ही खरीदोगे, ठीक है। तो इस तरीके से यानी कि जूं जूं प्राइस बढ़ रही है, ये देखिए प्राइस है तो ये हमेशा यहीं पे होती है, प्राइस यहाँ पे रखना है, डिमांड यहाँ पे रखनी है, क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड यहाँ पे। तो जूं जूं प्राइस बढ़ रही है आगे जा रही है, ठीक है, तो डिमांड क्या कम हो रही है। पहले डिमांड 500 थी, फिर 400 होगी, फिर 300 होगी और फिर 200। तो ये आप ग्राफ ड्रा करोगे तो ऐसा ग्राफ आएगा। तो ये याद रखना कि लॉ ऑफ डिमांड का जो ग्राफ कैसा बनता है, स्लोप वाला ग्राफ बनता है, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये किस तरीके का स्लोप है, डाउनवर्ड स्लोप, मतलब नीचे की तरफ स्लोप आ रहा है ना, यहाँ से नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ स्लोप आ रहा है। और डाउनवर्ड स्लोप, या आप बोल सकते हो डाउनवर्ड स्लोप टूवर्ड द राइट, यानी स्लोप नीचे आ रहा है, नीचे तो ऐसे इधर से भी हो सकता था ना, इधर से ऐसे नीचे, तो ये लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रहा है, मतलब टूवर्ड राइट की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये है कि लॉ ऑफ डिमांड का जो ग्राफ बनता है, जो कर्व बनती है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, ठीक है, टूवर्ड द राइट होती है, ठीक है। और इन दोनों में इनवर्स रिलेशन है, क्योंकि एक जब बढ़ रहा है, ठीक है, तो दूसरा कम हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जब प्राइस कम हो जाएगी, प्राइस 1 हो गई तो क्वांटिटी 500 होगी, प्राइस ज्यादा होगी अगर 2 तो क्वांटिटी 400 होगी। तो ये है लॉ ऑफ डिमांड, इतना कहता है, ठीक है। अब डिमांड कर्व में देखिए हमने पहले ही बोला कि ये लॉ ऑफ डिमांड कब सेट होगा, इसकी बेसिक अजम्पशंस क्या है। इसकी बेसिक अजम्पशन है कि सिर्फ और सिर्फ प्राइस से ही हम देख रहे हैं डिमांड पे क्या असर पड़ेगा। हम ये नहीं, इनकम का नहीं मान रहे। आप ये भी बोल सकते हो ना कि 1000 रुपये से अगर प्राइस बढ़ के 5000 हो गई तो हो सकता है आप लोगों की इनकम भी बढ़ जाए, आपकी इनकम भी बढ़ गई। आपकी इनकम पहले 100 रुपये थी, 1000 थी, तो आप एक मोबाइल, मतलब जैसे अगर 1000 रुपया का एक मोबाइल मिलता है और आपकी इनकम भी 1000 है, तो आप एक मोबाइल खरीदोगे। लेकिन अब 5000 का मोबाइल एक मिल गया, तो अगर आपकी इनकम भी बढ़ गई, 5000 होगी, तो तब भी आप एक ही खरीदोगे, तो सेम आना चाहिए ना। तो बट ये तो यहाँ पे डिक्रीज आ रहा है, ठीक है। तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हम सिर्फ प्राइस को देख रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि इनकम हमारी उतने की उतनी रहेगी, इनकम में कोई चेंज नहीं आएगी, जितनी आपको पहले इनकम मिल रही थी उतनी मिलेगी, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हो भाई प्राइस तो बढ़ गई, लेकिन अब ये क्या है, प्राइस बढ़ गई तो डिमांड कम होनी चाहिए,
लेकिन नहीं कि लोगों का यार टेस्ट है, अब लोगों को मोबाइल लेना ही लेना है, तो लोगों में टेस्ट एक आ गया, तो वो चीजें भी हमने कांस्टेंट माननी, उनका भी इम्पैक्ट नहीं लेना। या आप ऐसे मान लो कि मोबाइल बहुत सस्ते मिल रहे हैं, ठीक है, 500 रुपए के मोबाइल मिल रहे हैं, तो फिर भी लोग नहीं खरीद रहे। ऐसा भी तो हो सकता है, क्यों? क्योंकि लोग यार, आप जो एंड्रॉयड के फोन थे, मोबाइल थे, वो हम खरीद नहीं रहे। हम आजकल हम लैपटॉप ले लेंगे, ठीक है, या टैब ले लेंगे। तो वो चीजें हम नहीं, वो टेस्ट जो है कंज्यूमर के जो ट्रेंड है, वो हमने क्या रखने, कांस्टेंट। अगर उन सब चीजों को कांस्टेंट रखा जाए, तो तब प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशन रहता है, वो लॉ ऑफ डिमांड कहता है, तब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन अगर वो चीजें भी बीच में आ जाएं, तो क्या असर पड़ेगा? तो डिमांड कर्व में शिफ्ट हो जाएगी। तो हमने शिफ्ट पढ़नी, ठीक है। पहले ये डिमांड कर्व के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और नेगेटिव रिलेशन है, मतलब डिमांड और उसमें इनवर्स रिलेशन, या आप नेगेटिव रिलेशन मान लीजिए, प्राइस में और किसी प्रोडक्ट की प्राइस में और उसकी क्वांटिटी में क्या है, नेगेटिव रिलेशन है। अच्छा, अब गुड्स अलग अलग होती हैं, पहले हम ये पढ़ते, लेकिन नॉर्मल गुड्स, जो जो गुड इस लॉ को फॉलो करती है, ठीक है, यानी जो जो गुड की बाकी चीजें कांस्टेंट रखें, तो प्राइस बढ़े और डिमांड कम हो जाए, उसको बोलेंगे नॉर्मल गुड, ठीक है। और इसकी डिमांड कर्व कैसी होगी, जैसे हमने ऊपर पढ़ लिया है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है इस लॉ के, यानी कि बाकी सब चीजें कांस्टेंट भी रखी जाएं, तो प्राइस बढ़े और डिमांड फिर भी बढ़ने लग जाए किसी चीज की। ऐसी दो एक्सेप्शंस हैं इस लॉ की, यानी दो लॉ, मैंने पहले ही बोला था शुरू में कि ये सोशल साइंस है, इसमें एक्सेप्शंस भी निकल आते हैं, ठीक है। तो दो एक्सेप्शन ऐसी हैं, तो वो वहां से आपको आगे और क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। वो दो एक्सेप्शंस क्या है, एक गिफन गुड्स है और एक वेबलन गुड्स। यानी इन दोनों में क्या होगा, गिफन गुड्स और वेबलन गुड, अभी मैं आगे आपको समझाऊंगा। इनमें जो जो प्राइस बढ़ेगी ना, तो ये गुड्स की डिमांड भी बढ़ने लग जाती है। यानी कि पहले अगर 10 रुपए की एक चीज मिलती थी, तो आप 10 रुपए की एक चीज लेते थे। अब प्राइस 20 हो गई, तो अब आपको तो वो नहीं लेनी चाहिए, बट अब इसमें क्या है, अगर गिफन गुड होगी तो अब 20 रुपए की महंगी हुई, तो आप और ज्यादा खरीदोगे। अब 10 की जगह, अब एक की जगह आप दो खरीदोगे। वेबलन गुड भी ऐसे ही है, जो जो महंगी चीजें होती हैं, डिमांड बढ़ने लग जाती है। तो आप तो सोचोगे ये कैसे पागल लोग हैं। तो यहाँ ये चीजें हम अभी स्टडी करेंगे कि गिफन गुड्स होता क्या है, ऐसा क्यों होता है। देखिए, ये गिफन गुड है, कोई भी, अगर मैं जो आपको समझाऊंगा ना, आप कहीं से भी, अगर आपने पीजी इन इकोनॉमिक्स भी किया है, तो भी आपको अच्छे से चीज समझ आने वाली है कि गिफन गुड क्या होता है, आपको कहीं और नहीं मिलेगा। बहुत मेहनत लगी है इसके लिए, ये डेटा बनाने के लिए, मैं आपको बताता हूँ। अब गिफन गुड क्या होता है, ठीक है। तो गिफन गुड क्या है, पहली बात तो ये गिफन क्यों बोलते हैं, क्योंकि रॉबर्ट गिफन एक इकोनॉमिस्ट था, उसने सबसे पहले इस ये टर्म दी थी, ठीक है। रॉबर्ट गिफन ने अपने नाम पे गिफन गुड, तो इसलिए इसको गिफन गुड बोलते हैं। तो ये गुड क्या होगी, ऐसी गुड जिसकी डिमांड इंक्रीज हो जाए जब उसकी प्राइस इंक्रीज हो, बाकी कीपिंग अदर थिंग कांस्टेंट, ठीक है। अब ये क्यों हो गया, ये उल्टा क्यों हो गया? तो पहली देखिए, इस गुड की कुछ क्वालिटीज हैं। पहली, ये इन्फीरियर गुड होती है, मतलब ये गुड सबसे इन्फीरियर है। ये आप इसलिए ले रहे हो क्योंकि आपका क्या है, आपका कोई और चारा नहीं है, बाकी चीजें इससे महंगी हैं, ठीक है। जैसे आप सबसे खाने में सस्ती चीज, आप मान लो चावल है, चावल बहुत सस्ते हैं, तो इसलिए हम चावल खाते हैं, ठीक है। मतलब चावलों का हम जो सबसे सस्ती वैरायटी है, अगर आप, वो कौन सी होगी, इन्फीरियर। बासमती जो है वो सुपीरियर चावल है, ठीक है, बासमती आप नहीं खाओगे। तो इन्फीरियर क्या हो गया, मतलब इन्फीरियर हो गया जो, मतलब चावलों की लोअर क्वालिटी ले लो, ठीक है। इसी तरीके से वीट की जो सबसे सस्ती और सबसे क्वालिटी जिसकी कम हो, ठीक है, वो वाली आप लेते हो, ठीक है। मोबाइल में आप मान लोगे कि नोकिया के वो पुराने 1110 वाले, तो वो इन्फीरियर है। आजकल एंड्रॉयड आया है, आईफोन आया है, तो ये वाले सुपीरियर है। तो पहले ये गिफन गुड जो होती है, ये इन्फीरियर गुड होगी, ठीक है। ये कौन सी गुड होती है, इन्फीरियर। ये याद रखना, वो सीधा क्वेश्चन आ सकता है आपको, गिफन गुड की इनमें से कौन सी क्वालिटी गिफन गुड की नहीं है या है। तो ये चीजें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इन्हीं से, अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स में आना है, तो क्वेश्चन लॉ ऑफ डिमांड और डिमांड से ही आएगा। ये आप चीज आपको कोई और नहीं पढ़ाएगा, वीडियो पूरी देखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये आपको समझ आएगी, और मेरी मेहनत लगी है तो आपको समझ भी आनी चाहिए। दूसरी बात, इसके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते। जैसे हम बोल रहे थे ना पहले, कॉफी, काफी ना सही तो बोल लोगे कि काफी महंगी हुई तो चल चाय चाय पे गुजारा कर लेंगे। अजी बीफ महंगा हो गया तो चिकन पे गुजारा कर लेंगे, या चिकन महंगा हो गया तो वो किसी चावलों पे ही गुजारा कर लेंगे। तो इसके सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते, मतलब ये आपको ये है कि भाई पहले ही तो बासमती से हट के भाई इन्फीरियर पे आए, लोअर क्वालिटी के चावल पे। अब इसको छोड़ के क्या भूखा मरना तो नहीं है ना। अब
यही खाने को मिल रहा है भाई, ये तो इन्फीरियर है, तो इसका सब्स्टिट्यूट भी नहीं होते, याद रखना। और दूसरी ये स्टेपल डाइट होती है, मतलब ऐसा नहीं है चावल छोड़ दो भाई तो फुल्के ही खा लो, नहीं, मतलब जैसे इंडिया के जो गंगा जमुना मतलब ये हमारी जो उसमें लोग रहते हैं इस प्लेन एरिया में या जम्मू में भी ले लो, तो चावल जो है ये स्टेपल डाइट है, मतलब चावल और यहाँ पे राइस और व्हीट स्टेपल डाइट है इंडिया की, मतलब लोग इनके बिना नहीं रह सकते, ज्यादा यही लोग खाते हैं, तो मतलब मैक्सिमम कंजम्पशन आप इसी चीज की करोगे, तो वो हो गया स्टेपल डाइट। अब इसमें क्या रीजन होता है, पहले ये चीज मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ, ये रीजन मैं अभी आप बता देता हूँ, अभी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। देखिए इसमें रीजन क्या होता है, इंक्रीज इन डिमांड का मतलब इसकी डिमांड क्यों बढ़ रही है, इसका क्या रीजन है, इसका रीजन ये है, देखिए इनकम इफेक्ट, और मतलब ज्यादा इनकम का इफेक्ट पड़ता है, ये अभी आपको मैं आगे बताऊंगा, और आप अभी याद रखना सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कम होता है, ये क्या होता है मैं अभी आगे आपको बताता हूँ, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट दोनों होते हैं, बट इनकम इफेक्ट यहाँ पे डोमिनेट करता है, उसकी वजह से ही ऐसा होता है इसमें कि डिमांड, प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ जाती है, ये भी अब अभी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। दूसरी बात, ऐसी गुड्स रियल लाइफ में मिलना बहुत इम्पॉसिबल है, एनसीईआरटी वालों ने लिखा कि ऐसी गुड्स रियल लाइफ में नहीं होती, हालांकि कुछ लोग एग्जाम्पल देते हैं, बट मतलब बहुत सारी स्टडीज हुई हैं कि ऐसी गुड्स रियल लाइफ में नहीं मिलती है, सिर्फ थ्योरी में होती हैं, ये मैंने पढ़ा दिया कि रॉबर्ट गिफन के नाम पे है, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे, जो कि एग्जाम्पल अक्सर मिलती नहीं है, कहीं पे भी नेट पे भी नहीं मिलती है। तो हम मान लेते हैं कि एक घर है, गरीब लोग हैं, ठीक है, और उन बेचारे इतने गरीब हैं कि उनका बजट ये है कि भाई हम तो खाने पीने पे महीने का 400 रुपया ही खर्च कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम खाने पीने पे खर्च नहीं कर सकते, हमारा बजट इतना ही है, ठीक है। पर मंथ वो 400 रुपया खर्च करेंगे खाने पे, 400 एक्सपेंडिचर है, और मिनिमम खाना भी कितना है भाई, इतने लोग हैं कि कम से कम 50 kg ग्रेन्स तो उनको चाहिए ही चाहिए, यानी 50 kg उन राइस और व्हीट मिला के जो ग्रेन्स वो खाते हैं वो 50 kg खाते ही खाते हैं, ये मिनिमम है, इतना नहीं खाएंगे तो भाई उनका गुजारा नहीं चल पाएगा, 50 लोग हैं भाई, तो महीने के तो भाई इतना खाएंगे, ये 50 नहीं 10 रख लो, 10 लोग हैं महीने का 50 kg खाते हैं, ठीक है, तो 400 उनका बजट है। अब इतने गुर्बत की हालत है इनकी, तो अब हम चलते हैं क्या होता है। देखिए मान लीजिए शुरू में ये लोग कैसे गुजारा करते हैं, चावल और व्हीट है, ठीक है, तो चावल ज्यादा स्टेपल डाइट है और ज्यादा सस्ती है, तो चावल मान लीजिए आप 5 रुपए के किलो मिलते हैं, और व्हीट 20 रुपए की किलो मिलती है, तो ये लोग क्या करते हैं अपना 50 kg कैसे पूरा करते हैं, चावल 40 40 रुपए 40 kg ये चावल खरीदते हैं, और 10 kg व्हीट खरीदते हैं, तो हो गया 50 kg मिनिमम, ठीक है, इतना ये खाते हैं महीने में, और इनकी प्राइस महीने का खर्चा कितना आ जाएगा, 40 × 5 200 रुपीज लग जाएंगे चावल पे, इसी तरीके से 10 × 20 200 लग जाएंगे एक्सपेंडिचर, टोटल हो जाएगा 200 + 200 400, जो कि इनका पूरा बजट रहता था, ठीक है। तो ये इनका नॉर्मल इशू ऐसे चलता रहता था। अब मान लीजिए यहाँ पे हम चावल को एज ए गिवन गिड साबित करेंगे कि चावल गिवन गिड है, गुड है, सॉरी गिड नहीं गुड, चावल गिवन गुड है, ठीक है। तो अब राइस की हमने देखी प्राइस बढ़ा देते हैं, 5 की जगह अगर हम 6 कर दें तो क्या होगा, ये देखिए 5 की जगह 6 हो गया, बाकी सब चीजें सेम है, तो ओवरऑल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, 6 × 40 240, और ओवर आ गया 440, बट इतने तो उन लोगों की गुंजाइश ही नहीं है भाई, उनका बजट ही है पहले 400, तो इससे ज्यादा उनकी इनकम ही नहीं है, उनकी इनकम ही है 400, वो फूड पे इतना ही स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है, और खाने उन्होंने पूरे के पूरे 50 kg मतलब उससे कम कर ही नहीं सकते, उतना तो खाना ही खाना है, वो मिनिमम है। तो अब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, तो अब देखिए दो तरीके होते हैं चीज उसकी प्राइस से बचने के, या तो कोई सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, मतलब जब प्राइस बढ़ती है ना तो आपके पास दो, या तो सब्स्टिट्यूशन प्राइस बढ़ने की जो इम्पैक्ट है वो दो चीजों से डिपेंड करता है कि सब्स्टिट्यूट है कि नहीं, यानी कॉफी की प्राइस बढ़ गई तो हम चाय पे जा सकते थे, बट इसका मैंने पहले ही बोला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो सब्स्टिट्यूट ना होने का इफेक्ट है यहाँ पे, बट उससे भी ज्यादा यहाँ पे ये इफेक्ट है कि यहाँ मेन इश्यू सब्स्टिट्यूशन का नहीं है, इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है चावल का, चावल तो हमें खाने ही खाने, क्योंकि ये तो पहले ही हम लो वेराइटी का इंफीरियर चावल है, अब इससे और हम कहाँ कहीं जा नहीं सकते, ये हमारी स्टेपल डाइट है, तो सब्स्टिट्यूट का इम्पैक्ट जरूर पड़ रहा है, क्योंकि कुछ सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, तो इसका मतलब इम्पैक्ट पड़ रहा है, सब्स्टिट्यूट ना होना ये एक इफेक्ट है, इम्पैक्ट है, बट मेन इम्पैक्ट ज्यादा किसका पड़ रहा है, इनकम तो का, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि मेन इम्पैक्ट गिवन गुड में किसका रहता है, इनकम का, क्यों, क्योंकि आपका बजट जो है 400 ही है, तो ये ज्यादा इम्पैक्ट इसका पड़ रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये लोग फिर क्या करेंगे, तो देखिए ये क्या करेंगे,
भाई चावल तो हम कम कर नहीं सकते, ये स्टेपल डाइट है, 40 kg हम लेते थे। तो अब हम क्या करें, हमने तो भाई 400 करना है, 440 है, तो ये 40 रुपए किसी तरीके से कम करने। तो लोग चावलों को कम नहीं करेंगे, क्यों भाई, चावल तो आगे इन्फीरियर है और वो खाने ही खाने स्टेपल डाइट है। तो हम क्या करेंगे, वीट को कम कर देते। तो वीट को अगर 7 कर दिया तो चावल की, और लोग क्या करेंगे, अब चावल जो है वो 43 लेने लग जाएंगे। तो ये देखिए कि चावल की प्राइस 6 रुपए हुई, बट लोगों ने क्या किया, अब प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती थी, लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है, बट चावल की डिमांड यहाँ पे क्या होगी, बढ़ गई। चावल पहले 5 रुपए के हम 40 kg लेते थे, मतलब 40 पर kg लेते थे जब 5 रुपए प्राइस थी। तो अब जब 6 रुपए होगी तो हम 43 kg खरीदने लग गए। तो ये है गिफन गुड, ठीक है। ओवरऑल करेंगे मल्टीप्लाई तो 398 यानी अपने बजट में चीज आ जाएगी, ठीक है। तो गिफन गुड क्या होती है, ये वाली, ठीक है। ये तभी सेटिस्फाई करेगी, गिफन गुड इंफीरियर होनी चाहिए, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और तीसरी बात क्या है, ठीक है, तीसरी बात वो स्टेपल डाइट होनी चाहिए। अगर स्टेपल ना होती तो हम चावलों को 40 की जगह 37 कर लेते, बट नहीं, हमारा व्हीट के बिना तो गुजारा चल सकता है, बट चावलों के बिना नहीं चल सकता। तो इसलिए लोग फिर उसको और ज्यादा कर देंगे। तो ये बात आ गई, ठीक है। तो ये गिफन गुड मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब इसकी डिमांड कर्व कैसे बनेगी गिफन गुड की, उल्टी, ठीक है। यानी जब प्राइस 10 रुपए थी, क्वांटिटी 20 हम खरीदते थे, जब प्राइस 20 रुपए होगी तो क्वांटिटी हमने 40 कर दी। तो ये इसकी इस तरीके से है। तो ये अपवर्ड स्लोप है, ठीक है। तो ये याद रखना, गिफन गुड की डिमांड कर्व कैसी आती है, स्लोपिंग होती है, बट अपवर्ड स्लोप। तो गिफन गुड का और प्राइस में क्या रिलेशन रहता है, डायरेक्ट रिलेशन। अपवर्ड स्लोप तभी आता है जब डायरेक्ट रिलेशन आता है, मतलब इनवर्स नहीं होता, डायरेक्ट रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव नहीं है। तो गिफन गुड में पॉजिटिव इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी हम कल पढ़ेंगे, तो पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। आज हम मैंने जितना बनाया उतना कवर करेंगे, जितनी मर्जी वीडियो लंबी हो जाए, आपको चीजें समझ अगर आ रही होंगी, जो पूरी देख रहे होंगे उनको मजा आ रहा होगा, इतना मुझे गारंटी है। अब वेबलन गुड क्या होती है, ये भी मैंने बोला कि लॉ ऑफ डिमांड को नहीं मानती है, ठीक है। तो वेबलन गुड क्या होती है, एक ऐसी गुड, ठीक है, जिसके लिए पीपल की प्रेफरेंस जो है, या लोग जो उसको खरीदने वाले हैं, तो वो बढ़ जाती है, यानी उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। प्रेफरेंस बढ़ना मतलब डिमांड बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है, उसकी प्राइस की वजह से। यानी यूं जो लोगों की प्राइस, उस गुड की प्राइस बढ़ जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है, वही जैसे गिफन गुड है, ठीक है। एज ग्रेटर प्राइस कन्वर्ट, और ये क्यों होता है, देखिए अब रीजन डिफरेंट है, गिफन गुड और वेबलन गुड में रीजन डिफरेंट है। उसमें भी प्राइस से चीजें बढ़ती हैं, इसमें भी प्राइस से चीजें बढ़ती हैं, लेकिन यहाँ पे एक और चीज हो जाती है। इसमें रीजन क्या, उसमें रीजन था इनकम ज्यादा और सब्स्टिट्यूशन, इसमें रीजन है स्टेटस। क्योंकि लोग ये मानते हैं कि भाई महंगी चीज खरीदेंगे, जितनी चीज महंगी होगी उतनी चीज उतना स्टेटस ज्यादा होगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको आईफोन की, ठीक है। भाई जितना महंगा आईफोन होता है ना, लोग उतना ज्यादा उसको खरीदते हैं। अगर आईफोन की प्राइस सस्ती हो जाए ना, आईफोन 10X आपको मतलब 25,000 का मिलने लग जाए, तो लोग वो नहीं खरीदेंगे, ठीक है। क्यों नहीं लोग, क्योंकि लोगों का मानना ये है कि लोगों के दिमाग में ऐसा रहता है कि सस्ती चीज की क्वालिटी कम होती है। तो महंगी चीज और सस्ती चीज खरीदेंगे तो दो लोग हंसेंगे कि इतने अमीर लोग हैं सस्ती चीजें खरीद रहे हैं। तो मतलब स्टेटस के लिए लोग, ठीक है, दिखावे के लिए लोग क्या करते हैं, हाय, और क्योंकि लोगों के मन में ये होता है कि ज्यादा प्राइस महंगी, जो चीज महंगी होती है वो ज्यादा क्वालिटी की होती है। तो इन चीजों की वजह से लोग क्या करते हैं, जब प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। यानी यहाँ पे प्राइस के साथ साथ टेस्ट भी आ गया, कंज्यूमर का टेस्ट और भी मैटर करता है, ठीक है। तो ये चीज भी याद रखना कि वेबलन गुड में कंज्यूमर का टेस्ट भी मैटर करता है। और वेबलन गुड क्या होती है, क्या ये इंफीरियर गुड होती है, नहीं, लग्जरी गुड। आईफोन इंफीरियर थोड़ा, ये बहुत लग्जरी होती है, ठीक है। तो इसकी और स्नॉब अपील होती है, मतलब बहुत ज्यादा इसका ब्रांड नेम होता है भाई, तो लोग इसकी वजह से स्टेटस मिलता है। स्नॉब अपील किसकी होती है, वेबलन गुड की। अब जैसे एग्जांपल आ गई आईफोन, फेरारी या नाइकी का शू ले लो, ठीक है। अब लोग ज्यादा, देखिए जितना महंगा शू होगा लोग उतना बोलेंगे हाँ भाई नाइकी का, एक तो दूसरा महंगे वाला भाई, एक 5,000 का मिलता है, एक 10,000 का, तो 10,000 का हम खरीदेंगे, उसकी क्वालिटी ज्यादा है। और 10,000 का खरीद के लगा के बाहर जाएंगे तो भाई डेले होंगी, अपनी लड़कियां हमसे बात करेंगी, ठीक है, ये दिखावा करेंगे। एक लड़की अगर लगाएगी तो दूसरी को शो करेगी। तो जस्ट ये मतलब एक एग्जांपल है, ठीक है। अब ये टर्म, इसको वेबलन गुड क्यों बोलते हैं, एक इकोनॉमिस्ट था थॉर्स्टेन वेबलन, उसके नाम पे है, इसको वेबलन गुड बोलते हैं, ठीक है। ये इकोनॉमिस्ट मशहूर है इस अपनी इस थ्योरी के लिए, ठीक है। इसने एक बुक लिखी थी, थ्योरी ऑफ लेजर क्लास,
लेजर क्लास मतलब अमीरों के बारे में, अमीर मतलब अपर क्लास कैपिटलिस्ट लोग, ठीक है। जैसे आपको पता होगा मुकेश अंबानी की बीवी जो है उसके भाई कप जिसमें चाय पीती है, भाई चाय ही पीनी है सस्ते कप में पी ले, लेकिन नहीं, वो महंगी चीजें खरीदती है, क्यों? स्टेटस के लिए। उनका एक एक जो बैग होता है पास में वो महंगा होता है, क्यों भाई? उसकी जरूरत तो नहीं है, बट स्टेटस के लिए, ठीक है। वो जितनी महंगी चीजें होती हैं लेजर क्लास उतनी चीजें खरीदती है, तो इसको कॉन्स्पिकस कंजम्पशन भी बोलते हैं। तो अपनी इस कॉन्स्पिकस कंजम्पशन की थ्योरी के लिए इसने एक बुक लिखी थी, थ्योरी ऑफ लेजर क्लास। उसमें कॉन्स्पिकस कंजम्पशन का कंसेप्ट दिया था और थॉर्स्टन वेबलन ने, और उसी में ये गुड का जिक्र हुआ है, वेबलन गुड का, ठीक है। आपको ये बुक भी याद रखनी है, आपको ये पूछ सकते हैं कि थ्योरी ऑफ लेजर क्लास किसने लिखी है, तो थॉर्स्टन वेबलन। बाकी भी कुछ बुक्स हैं वो मैं आपको अलग से बुक्स पे बता दूंगा, उस पे पूछ सकते हैं आपको। अच्छा, इसकी थोड़ी कर्व देख लेते हैं। तो वेबलन की कर्व देख लो तो कैसे बनेगी। देखिए ये मान लीजिए ये एक आईफोन है, ठीक है। और आईफोन देखिए, मान लीजिए ये जब तक 25,000 तक, मतलब ये पीसी एक प्राइस तक ये बिल्कुल फॉलो करता है, ठीक है। कुछ एक प्राइस होगी जब तक आईफोन जो है लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करेगा, तब तक हम इसको वेबलन गुड नहीं मानेंगे। क्यों? मान लीजिए कि ये 30,000 है, 30,000 तक अगर आईफोन मिल रहा है तो हम नहीं खरीदेंगे भाई इस प्राइस तक। तो जो जो प्राइस मतलब एक 20,000 वाला है, एक 25,000 वाला है और एक 30,000 वाला। तो अगर 20,000 वाला लोग ज्यादा खरीदेंगे, 25 वाला थोड़ा कम खरीदेंगे, 30,000 वाला और कम खरीदेंगे, यानी तब तक तो ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करेगा। लेकिन अब अगर एकदम 60,000, 70,000, 80,000 वाला हो जाएगा, 1 लाख वाला हो जाएगा, 1,20,000 वाला हो जाएगा, तो फिर उसके आगे ये मतलब एक प्राइस लेवल ऐसा आएगा, मान लीजिए ये 50,000 मान लीजिए, उसके बाद जू जू इसकी प्राइस बढ़ती है तो ये एकदम अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तब ये अपवर्ड स्लोपिंग हो जाता है, पहले डाउनवर्ड स्लोपिंग था जब, तो उस वक्त हम इसको बोलेंगे वेबलन गुड बन गया, ठीक है। यानी एक प्राइस का रेंज होता है, देखिए चीज एक ही है, गुड एक ही है, तो एक रेंज ऐसा आता है जिसके बाद वो वेबलन गुड का इफेक्ट वहां पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो जैसे अंबानी है वो भाई 25,000 तक, तो वो तो मतलब 50,000 के ऊपर के ही खरीदेगा या 1 लाख से ऊपर के ही खरीदेगा, तो उनके लिए, अमीरों के लिए इनकी उनकी वजह से इसकी चीज की डिमांड बढ़ जाएगी। इसी तरीके से फरारी वगैरह ले लो, तो ये अपवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा जैसा कि गिफन गुड का था, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया वेबलन गुड, वेबलन इफेक्ट, ठीक है। अब जरा हम शिफ्ट इन पढ़ते हैं, शिफ्ट इन डिमांड कर, ये भी पढ़ लेते हैं आज ही, ठीक है, क्योंकि इसी से रिलेटेड है, तो कल हम नया टॉपिक लेके आएंगे। अब देखिए डिमांड कर्व में शिफ्ट कैसे आएगी। अभी तक हमने डिमांड कर्व पढ़ ली, अब देखिए शिफ्ट इस तरीके से आएगी। अभी तक हम प्राइस का इम्पैक्ट देख रहे थे और उसमें हमने अभी तक हमने क्या पढ़ा, लॉ ऑफ डिमांड, उसमें बोला बाकी चीजें कांस्टेंट रखो, प्राइस को देखो। उसमें भी हमने दो एक्सेप्शन देख ली कि गिफन गुड और वेबलन गुड, वो अच्छे से समझ ली, ठीक है। अब आगे आ गया कि भाई अगर बाकी जो फैक्टर हमने छोड़ दिए थे जिनको कांस्टेंट माना था, अगर उनका भी इम्पैक्ट होने लग जाए तो डिमांड कर्व तो शिफ्ट हो जाएगी, इसमें कुछ चेंजेस आएंगी, तो वो कैसे होंगी उन पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो डिमांड कर्व शिफ्ट कब होगी, जब नॉन प्राइस फैक्टर यानी प्राइस के अलावा जो बाकी फैक्टर बच गए थे उनकी वजह से उस मतलब वो फैक्टर रोल प्ले करने लग जाए, क्योंकि रियल लाइफ में तो वो फैक्टर कांस्टेंट नहीं रहेंगे, वो फैक्टर रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो या तो वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी या राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। यानी लेफ्ट को इनवर्ड मान लो और राइट को आउटवर्ड, वो भी हमें अभी आपको नीचे बताता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए मतलब अगर ये यहाँ से ये वाली चलते हैं, अगर ये कर्व है, ठीक है, ये वाली, अगर ये यहाँ पे बन रही है ना, अगर ये इसके बजाय यहाँ पे बनने लग जाए तो ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट बोलेंगे, अगर यहाँ पे बनने लग जाए तो उसको राइट वर्ड शिफ्ट बोलेंगे, ठीक है, या ओट वर्ड शिफ्ट बोलेंगे। अभी हम नीचे ये चीजें पढ़ लेते हैं, ठीक है। अम्म, एक सेकंड पहुंचने दो मुझे। हाँ ये हमने पढ़ लिया और ये आ गया, ठीक है। अब देखिए शिफ्ट, वो नॉन प्राइस फैक्टर क्या क्या है वो मैंने ऊपर बताए हुए हैं, बस उनमें प्राइस मैंने बताया था, प्राइस को छोड़ के बाकी सारे वही हैं। ये देखिए इनकम ऑफ बायर्स कितनी है, इनकम, कंज्यूमर के टेस्ट ट्रेंड्स, ये रोल अगर प्ले करने लग जाए तो शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। ये सब इनको ये कैसे प्ले करते हैं मैं आपको अभी बता दूंगा, ठीक है। पहले हम चलते हैं, ये देखिए शिफ्ट की तरफ, ठीक है। ये मान लीजिए अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि ये कोई नॉर्मल गुड थी, ठीक है, वेबलन और गिफन नहीं, कोई नॉर्मल सी गुड है और उसकी डिमांड ये थी पहले,
डी डिमांड थी, ठीक है, मतलब ये डिमांड कर्व थी उसकी ए वाली, ठीक है, ऐसे बनती थी। यानी जब उसकी प्राइस 60 रुपए थी तो 500 चीजें हम वो खरीदते थे। यानी मोबाइल ले लीजिए, जो मोबाइल 60, मैं हाइपोथेटिकल मान रहा हूँ, 60 का मोबाइल तो नहीं मिलता, बट अब मान लीजिए 60 का मोबाइल मिल रहा है, तो हमने 500 मोबाइल खरीद लिए कि भाई अब 60 इंटू 500 करेंगे, उतना तो बजट में आ जाएगा, तो हम उतने खरीद लेते हैं। अब ठीक है, अब ये मान, अब हम क्या करेंगे, प्राइस को कांस्टेंट रखेंगे और बाकी चीजें चेंज हो जाएं तो उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अब तो हमने पहले हम बाकी चीजों को कांस्टेंट रखते थे और प्राइस का देखते थे, अब हम प्राइस को उतना ही मानेंगे, 60 की 60 ही है, लेकिन अब बाकी चीजों को देखेंगे, ठीक है। तो अब मान लीजिए, जैसे मैंने पहली बात की इनकम की, तो अब हम चलते हैं, अब मान लीजिए, अब मुझे बताइए 60 रुपए के आप लेते थे, 500 चीजें लेते थे, तो 6 into 5 यानी 30,000, 30,000 आपकी आपका मतलब आप चीजें, आपके पास 30,000 है जो आप खर्च करना चाहते हो, 60 रुपए की एक मोबाइल मिलता है तो आप 500 लोगे क्योंकि 30,000 है आपके पास, तो ये कर्व बनेगी। अब प्राइस उतनी रही, 60 ही रहा, लेकिन आपकी इनकम कम हो गई, ठीक है। अब 30,000 आप नहीं खर्च कर पा रहे हो, अब आप उसकी जगह मतलब मान लो 24,000 ही खर्च कर पा रहे हो, ठीक है। तो अब आप कितने लोगे, प्राइस 60 ही, लेकिन आपकी इनकम कम होगी और उसकी वजह से अब आप 24,000 ही आपका खर्चा जो है, घर वालों ने 24,000 ही दिए, पापा की इनकम कम होगी, तो आप कितने फिर खरीदोगे, 6 into 4 मतलब 400 खरीदोगे। तो अब इसको अगर प्लाट करोगे, 400 यहाँ पे होगा तो ये पॉइंट आएगा, तो डिमांड कर्व यहाँ से ऐसे बनना स्टार्ट होगी। तो देखो पहले यहाँ पे थी और अब शिफ्ट होगी डिमांड कर्व, किस तरफ हुई शिफ्ट, लेफ्ट की तरफ, यानी इनकम कम हो जाए तो डिमांड कम हो जाएगी, और कम जब डिमांड होती है तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होती है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, इनकम अगर कम हो लेफ्ट तरफ शिफ्ट होती है डिमांड कर्व, ये याद रखना है, या इनवर्ड शिफ्ट होती है, ठीक है। और ये लेफ्ट तरफ शिफ्ट क्या दिखाता है, मतलब अगर डिमांड लेफ्ट तरफ शिफ्ट हो रही है डिमांड कर्व, तो इसका मतलब होता है कि उस चीज की जो डिमांड है वो कम हो रही है, ठीक है। ये देखिए ना, 500 के बजाय 400, तो ये हमें पता चल गया कम होती है। इसी तरीके से आप मान लीजिए, अभी हम कम वाले ही पढ़ते हैं। अब दूसरा हमारा था इनकम के अलावा टेस्ट। मान लीजिए आप पहले, अब हम मान लीजिए आप क्या, कॉफी मान लीजिए, ठीक है। अब कॉफी जो है आपको मतलब मिल रही थी 60 रुपए की, आप 500 कॉफी लेके अपने पार्टी देते थे, उसमें 500 की कॉफी की अपने पार्टीज वगैरह, उसमें 500 की कॉफी के कप लिए और बेच दिए। अब क्या है कि अब लोगों में वो मतलब ट्रेंड नहीं रहा, टेस्ट नहीं रहा, अब कॉफी को लोग ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, अब लोग चाय ज्यादा पसंद करते हैं, शादियों में ज्यादा चाय पीना पसंद करते हैं भाई, उससे वो हम कॉफी से भाई एडिक्शन हो जाती है। तो अब क्या है कि प्राइस तो 60 रुपए की मिल रही है काफी, लेकिन लोग क्या करेंगे, कॉफी पीना पसंद नहीं करते, तो उस वजह से लोग आपको मतलब पहले 30,000 लोग थे आपकी पार्टी में आते थे जो काफी पसंद करते थे, अब 24,000 ही हैं, क्योंकि 6,000 का मूड बदल गया, तो ये इसकी वजह से भी कम हो गई, ठीक है। इसी तरीके से जो बाकी फैक्टर्स है वो भी आप देख लेना कि जब वो उनकी वजह से किस तरीके से डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्या दिखाता है डिमांड कर्व, यानी ये भी क्वेश्चन हो सकता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाए तो क्या वो रिप्रेजेंट इंडिकेट करता है, यानी इनकम को वो इंडिकेट करेगा, ज्यादा होगी कि कम, कम होगी, डिमांड ज्यादा होगी, कम, डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आगे चलें राइटवर्ड शिफ्ट, अब वही मान लीजिए 12 रुपए की चीज मिलती थी, ठीक है, तो आप लेते थे 80, ठीक है, क्योंकि आपकी 960 रुपए इनकम थी, ठीक है। अब आपकी इनकम बढ़ गई है, ठीक है, तो अब आप ज्यादा खरीद सकते हो, तो 12 रुपए की चीज मिलती है लेकिन आपकी इनकम बढ़ गई है, इसलिए आप ज्यादा खरीदोगे, तो ज्यादा खरीदोगे तो प्लाट करोगे 12, पहले 80 लेते थे, अब 115 लोगे, इधर जाओगे तो बढ़ेगी ना, तो 115, तो ये प्लाट करोगे पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो ये कहाँ पे शिफ्ट होगी, पहले यहाँ बनती थी अब यहाँ, तो राइट वर्ड शिफ्ट हो गई है, ठीक है। तो यानी जब इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कर्व में क्या असर पड़ेगा, प्राइस कांस्टेंट रख के डिमांड कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अच्छा, प्राइस कांस्टेंट हो और डिमांड कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो जाए, उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है डिमांड बढ़ गई है, ठीक है। ये चीजें हमने पढ़ ली। इसी तरीके से अगर हम थोड़ा इसमें ये चीजें हम देख लेते हैं, गिफन गुड और इनकी हम थोड़ा और देख लेते हैं, ठीक है। देखिए गिफन गुड तो ऐसे बनता है वो ठीक है, लेकिन ये वेबलन गुड को हम इस तरीके से भी प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। वेबलन गुड को आप इस तरीके से भी प्लॉट कर सकते हो, मतलब ये वो प्राइस है 50,000, जिससे क्या हो रहा था, जब 50,000 का आईफोन मिल रहा था तो भाई तब तक तो वो उसकी डिमांड कितनी रहती थी,
मतलब आप 50 ही खरीदते थे, 50 लोग खरीदने वाले थे उस आईफोन को, ज्यादा लोग नहीं खरीदते थे कि 50, मतलब लोग बोलते हैं यार ज्यादा हाई हो तो मजा आए, स्टेटस आए। जब 60,000 का हो गया तो वो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बनेगी। तो इसकी आप ऐसे भी बना सकते हो कि इसका भी राइट तरफ शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। बट ये ज्यादा यूज नहीं होती, इसका मतलब उतना आपको ध्यान नहीं रखना है, आपको ये याद रखना है जो अभी तक मैंने पढ़ाया है। तो डिमांड इलास्टिसिटी ये हम कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही काफी। हाँ, अगर आप पहली बार इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, आप वीडियो को बार बार देख लेना और नोट्स बना लेना। कोई भी डाउट रहता है इसमें, मुझे लगता है बहुत सारों को डाउट्स होंगे, क्योंकि अब मैं अगर इसमें और ज्यादा डिटेल में एग्जांपलें दे के समझाऊंगा, आगे ही मैंने इतनी एग्जांपल दी हैं तो वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप क्या करिएगा, कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो आज के लिए इतना ही काफी है, शुक्रिया।